हेलो बच्चों। तो बेटू आज अपन डिस्कस करेंगे फिजिक्स का नया टॉपिक एनएलएम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों ये जो नया टॉपिक है अपना एनएलएम, इसमें अपन सिंपल बात किसकी करेंगे? इसमें अपन बात सिंपल करेंगे फोर्स की। किसकी बात करेंगे? फोर्स की। और ये बात किसने करी? ये बात करी न्यूटन ने। तो न्यूटन ने जो फोर्स के बारे में बताया वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जेईई में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलो, अब ये जो फोर्स होता है ये होता क्या है बच्चों? काइनेमेटिक्स में जो अपन ने एक्सेलरेशन पढ़ा था, जो त्वरण पढ़ते हैं, त्वरण क्या होता है बच्चों कि यदि किसी वस्तु पे त्वरण आ जाता है तो उस वस्तु की गति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, उसे अपन बोलते हैं त्वरण। और वही आगे चल के बच्चों क्या बनता है? फोर्स बनता है। और उसी फोर्स के बारे में किसने बताया अपन को? न्यूटन ने बताया था। न्यूटन के तीनों नियम है, वो तीनों नियम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फोर्स का, पोस्टमार्टम कर लेते हैं। फोर्स यानी इसे अपन बोलेंगे बल। क्या बोलते हैं? बल। क्या बच्चों देखो, बल जो होती है वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि का मतलब क्या होता है बच्चों? सदिश राशि का मतलब होता है इसका परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड है ना, इसकी दिशा होगी। और एक चीज और होता है बच्चों फोर्स के बारे में। देखो फोर्स सदिश राशि है तो परिमाण होगा, दिशा होगा, और एक कौन सी राशि होती है बच्चों? एक फोर्स के बारे में होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी अपन को क्या याद रखना है? अपन को दिशा के साथ साथ ये भी देखना है कि किस पॉइंट पे वो अप्लाई हो रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, तो फोर्स के बारे में कितनी चीजें अवेयरनेस होनी चाहिए अपन को? तीन चीजों के बारे में, परिमाण, दिशा, और वो किस पॉइंट पे लग रहा है वो क्या होना चाहिए बच्चों? मस्ट होना चाहिए। जैसे बच्चों मान लो मैंने परिमाण और दिशा सेम रख ली। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की स्टडी तो अपन बच्चों कहां पे करेंगे? सर्कुलर मोशन में ज्यादा डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन में इसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अब यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ आपको। जैसे बच्चों मेरे पास कोई ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया इस दिशा में 10 न्यूटन का। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? 10 न्यूटन का फोर्स, परिमाण 10 न्यूटन, दिशा इस साइड ब्लॉक पे। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे लगाया। अब अच्छा यदि मैं इसी को मान लो ये वस्तु सेम ये की ये वस्तु है, लेकिन मैं इस पे लगा रहा हूँ फोर्स ऐसे, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन। तो अब इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गई? तो बच्चों इफेक्ट हो जाता है, ऑब्वियसली बात है। तो ये क्या होगा? थोड़ा सा ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे घूमने का। तो घूमने का जो इफेक्ट होता है फोर्स में वो किसकी वजह से होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की वजह से। तो फोर्स के बारे में तीन चीजें अपन को मालूम होनी चाहिए, परिमाण, दिशा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखो बच्चों फोर्स के बारे में जो अपन ने बेसिक सी बातें कर रहे हैं अभी मैं न्यूटन के नियम खोलूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे थ्योरी आपने पढ़ रखी है तो इसलिए मैं थ्योरी पे ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा। चलो दूसरी बात बच्चों अपन क्या करेंगे कि ये फोर्स की बात होगी। अब दूसरी अपन बात करेंगे एनएलएम यानी न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है न्यूटन का बच्चों? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है तो वो हमेशा स्थिर या गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल उपस्थित ना हो। यानी बच्चों वो सीधी सट क्या बात कर रहा है न्यूटन कि यदि मान लो कोई वस्तु आपके पास रखी हुई है और इसका वेलोसिटी क्या है? 0 है। वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो ये 0 ही रहेगा जब तक कि इस पे कोई बल कार्य नहीं हो। यदि मान लो मैंने बोला F = 0, यानी बाह्य बल अनुपस्थित है, वेग 0 है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। और मैंने बोला कि एक वस्तु है जिसके पास वेग है v वेग से जा रहा है और कोई भी, और इसके पास कोई भी बल नहीं है, सारे बल क्या है? अनुपस्थित है, बल 0 है, तो ये हमेशा क्या जाएगा? v वेग से ही चलता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जब भी देखो बच्चों, यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि मान लो इस ब्लॉक में गति हो गई या इस ब्लॉक के वेग में चेंज हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? इसका मतलब बल आ गया, इसका मतलब बाह्य बल लग गया। तो बच्चों वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, तो जैसे ही बच्चों किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, यदि वो रुका हुआ है, रेस्ट में है और वो चला तो वेग में परिवर्तन हो गया। तो वेग में परिवर्तन हुआ, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ
तो फिर क्या जाएगा, उस पर परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, वस्तु पर बाह्य बल आ गया, वस्तु पर बाह्य बल आ गया। ठीक है बच्चों, वेग में परिवर्तन हुआ इसका मतलब वस्तु पर बाह्य बल आ गया। अब वेग में परिवर्तन किस किस प्रकार से हो सकता है ये भी चेक करो बच्चों। वेग जो होती है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि होगी तो इसका क्या होगा, परिमाण होगा, और क्या होगी, इसकी दिशा होगी। ये चीज आप समझो। तो बच्चों इसका मतलब यदि वेग में परिवर्तन कब होगा, जब उसके परिमाण में परिवर्तन हो जाएगा तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा, या उसकी और कब हो जाएगा, या उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। मान लो परिमाण में परिवर्तन नहीं हुआ, दिशा में परिवर्तन हो गया, तब भी क्या होगा, वेग में परिवर्तन कहलाएगा। वेग में यानी किसी भी सदिश राशि में परिवर्तन कब कहलाता है, जब या तो उसके परिमाण में परिवर्तन हो जाए, या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए, या फिर दोनों में ही परिवर्तन हो जाए, तब जाके अपन बोलेंगे वो सदिश राशि में परिवर्तन हो गया। किसी भी एक में परिवर्तन हुआ तो उस सदिश राशि में परिवर्तन हो गया। तो वेग में परिवर्तन होने का मतलब ये है, या तो उसके परिमाण में परिवर्तन हो या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन हो। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि आपको ये बोल दिया जाता है कि एक कार है और ये कार 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और अगली बार ये कार जो है वो ऐसे आ गई, ऐसे यहाँ आ गई और ऐसे घूम गई है, समझ आए बच्चों। तो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो अब कई बच्चे बोलते हैं सर पहले भी 10 था अभी भी 10 है, तो बाह्य बल क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया। अरे बेटे मेरे प्यारे बच्चों, बाह्य बल अब अनुपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि उसके वेग में परिमाण तो बराबर है 10-10, लेकिन दिशा चेंज हो गई ना। तो दिशा चेंज होने का मतलब अब इसके ऊपर क्या आ गया, बल आ गया, तब जाके वो घुमा है। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, ठीक है बेटू, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। तो इसका पहले अपने बेसिक सी बातें कर ली कि फोर्स क्या है, किन चीजों के ऊपर याद रखना है। पहला नियम क्या था वो अपन ने देख लिया, यदि वेग में परिवर्तन हुआ तो उस वस्तु पे बाह्य बल आ जाएगा। वेग में परिवर्तन का मतलब या तो उसके परिमाण में परिवर्तन हो, या उसकी दिशा में परिवर्तन हो, या फिर दोनों में ही परिवर्तन हो, तो वस्तु बाह्य बल आ जाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो ये बेसिक सी बातें जो अपन ने की थी आपको समझ में आनी चाहिए और आपको पहले से मालूम है। अब बात करेंगे सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ जो होता है वो क्या बोलता है बच्चों, संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है, वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होता है। तो वस्तु पर जो भी बाह्य बल लग रहा है F समानुपाती किसके हो जाएगा, dp/dt के, वेग में परिवर्तन की दर dp/dt। इस p को अपन क्या बोलते हैं, इस p को अपन बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं बच्चों, संवेग। ठीक है, तो बच्चों देखो संवेग और बल को यदि मैं ऐसे बोलूं आपको सादा सी भाषा में, एक जनरल पॉइंट में बच्चों, यदि किसी भी वस्तु के त्वरण को उस वस्तु के द्रव्यमान से रिलेट कर दिया जाए तो वो उसका बल हो जाएगा। ये बात समझो आप, यदि किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु के द्रव्यमान से रिलेट कर दिया जाए तो वो संवेग हो जाता है। ये कहानी है छोटी सी, यानी वेग आगे चल के संवेग हो जाएगा, त्वरण आगे चल के बल बन जाएगा। लेकिन कहानी जो होती है वो बल से स्टार्ट होती है। जो काइनेमेटिक्स होती है बच्चों, बेसिक एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जो होंगे जो जिन्होंने भी इस प्रकार आपको फिजिक्स में बांटा है कि पहले हम बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें सिखाया करो, उसके बाद नहीं। रियलिटी में तो पहले बल आया ना, बल के बारे में न्यूटन ने देखा करा और तब उसके बारे में उसने वेग त्वरण के बारे में बताया। तो ये सब चीजें होती है। चलो बच्चों, तो इसे हम बोलेंगे संवेग। क्या बोलेंगे, संवेग। और संवेग क्या होता है बच्चों, संवेग को p से डिनोट करेंगे और इसका होता है mv, यानी मास से रिलेट कर दिया जाए, किसी वस्तु के वेग को उसके मास से रिलेट कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, संवेग बन जाता है। और संवेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो इसका परिमाण और क्या याद रखना है अपन को, दिशा भी याद रखनी है। ठीक है बच्चों, तो p बराबर mv। अब बच्चों इस p बराबर mv को मैं किस में पुट करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा। तो f बराबर क्या जाएगा, देखो जनरली पोस्टमार्टम करते हैं अपन। तो f बराबर d/dt और p की जगह क्या रख दिया मैंने बच्चों, mv रख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको समझना है क्या कि जब भी मैं अवकलन करता हूं uv का, तो uv का अवकलन करते समय क्या करते हैं अपन, u ऐसे कैसे v का अवकलन प्लस v ऐसे कैसे u का अवकलन, यही करते हैं अपन। तो यहाँ पे बच्चों देखो आपके पास कितनी भौतिक राशि है, दो, एक तो द्रव्यमान है और एक वेग है। अब यहाँ पे समझना है कि यदि मान लो आपको बोल दिया जाए द्रव्यमान स्थिर है, यदि आपको क्या बोल दिया जाए, यदि आपको बोला जाए कि द्रव्यमान स्थिर है, द्रव्यमान स्थिर है, द्रव्यमान स्थिर है, तो बच्चों क्या हो गया, द्रव्यमान कांस्टेंट हो गया। तो द्रव्यमान कांस्टेंट हो जाता है, यदि ये u कांस्टेंट हो गया तो फिर कौन सा वो बनेगा, कांस्टेंट बना जाता है अवकलन से, आपको मालूम है।
कांस्टेंट अवकलन से बाहर आ जाएगा और सीधा अवकलन कर देंगे। तो बच्चों अपन जो एनएलएम है, एनएलएम में उन्हीं वस्तु की बात करेंगे जिनका द्रव्यमान क्या है, स्थिर है। लेकिन बच्चों द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास में जब लास्ट में आप पढ़ोगे वेरिएबल ऑफ मासेस, यानी द्रव्यमान भी बदलते हैं। जैसे रॉकेट है, रॉकेट में क्या होता है बच्चों, उसका ईंधन जब आप बाहर निकालोगे तो उसका मास क्या होता है, हल्का होता है ना, तो मास बदल रहा है। तो मास बदल रहा है तो उस समय मास को यहाँ रखते हुए ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको एक्सपेंड करना है। आगे में अपन बच्चों, तो ये बात की बात मैं पहले ही आपको बता दिया। एनएलएम में अपन बात करेंगे द्रव्यमान कांस्टेंट की। तो द्रव्यमान कांस्टेंट है तो एफ लिखेंगे, एम बाहर आ जाएगा तो क्या जाएगा, डीवी बाई डी। अब मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो डीवी बाई डी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एफ बराबर एम ए, इस प्रकार अपने पास एक बल का आविष्कार हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन के दूसरे नियम से अपन ने किसी बल का परिमाण निकाल लिया, एफ बराबर एम ए। अब एक चीज याद रखनी है बच्चों, न्यूटन ने जो भी ये जो नियम बोले ना, ये सब किसके लिए बोले, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, यानी बिंदुवत वस्तुओं के लिए। किसके लिए बोले बच्चों, ये बिंदुवत वस्तुओं के लिए, बिंदुवत वस्तुओं के लिए। ठीक है, अच्छा उन्होंने जो न्यूटन ने बोला वो किसके लिए बोला, बिंदुवत वस्तु जो पॉइंट मासेस है। लेकिन उसने क्या बोला, एक चीज और बोल गया, लेकिन यदि कोई वस्तु है तो उस वस्तु पे आप किस पॉइंट पे लगाओगे। यदि मान लो कोई वस्तु, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, मैंने मान लिया, चलो ये मैंने वर्ग मान लिया, मान लो, चलो ठीक है बच्चों, ये वर्ग है ना, स्क्वायर है। अब बच्चों इस स्क्वायर, ये कोई वस्तु है तो मुझे एफ बराबर एम ए काउंट करना है। तो बच्चों ये जो स्क्वायर है ये तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। अरे ये जो वस्तु जिस पदार्थ से बनी हुई है उस पदार्थ के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है बच्चों, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसका जो कंसिडर करूँ, मुझे इस पे बल निकालना है, एफ बराबर एम ए इसका निकालना है। तो इसका एम कहाँ लेना है, ए कौन सा लेना है। तो इसके लिए न्यूटन क्या बोल गया है कि यदि आपको मान लो मेरा वाला फॉर्मूला लगाना है किसी वस्तु में, तो आप क्या करोगे, उसके द्रव्यमान केंद्र को ढूंढोगे। उसको कहाँ ढूंढोगे, द्रव्यमान केंद्र को। और उस द्रव्यमान केंद्र पे आप क्या कंसिडर करोगे, संपूर्ण द्रव्यमान उस वस्तु का उस केंद्र पे होता है, और इस वाले पॉइंट पे कितना त्वरण लग रहा है, ए, तो एफ बराबर एम ए। ठीक है बच्चों, यानी ये एक पॉइंट, वो वाला पॉइंट ढूंढ लो जिसपे इस वस्तु का पूरा द्रव्यमान हो, और उसका त्वरण देख लो क्या त्वरण है। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं, मतलब मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो एफ बराबर एम ए, न्यूटन ने क्या बोला, बिंदुवत वस्तुओं के लिए बोला। और फिर चाहते चाहते ये भी बोल गया वो न्यूटन साहब कि मेरे वाले नियम आप वस्तु के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि वो वस्तु पूरी पे नहीं लगाना, उसके द्रव्यमान केंद्र पे लगाना। किस पे लगाना है, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, एक पॉइंट होता है, तो इनडायरेक्टली मतलब यही बात है। अगर मैं बच्चों इस वजह से जब एनएलएम फ्रिक्शन के बाद वर्क एनर्जी, एनएलएम और फ्रिक्शन हो जाएगा, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे, द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं। तो ये भी न्यूटन्स का बेसिक सी बातें थी, आप पहले सब कुछ जानते हो, ये सब आप भली बात ही है, आप पहचानते हो। तो चलो बच्चों अब बात करेंगे अपन सबसे इंपॉर्टेंट, जो अपने आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करना, फील लेने, पूरी वाली बात। तो बच्चों अब अपन बात करेंगे एफबीडी की, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम से पहले एक चीज और समझ लो बच्चों आप, क्या कि कोई वस्तु चलेगी कब, जब उस पर बाह्य बल आ जाएगा। मान लो यदि उस पर बाह्य बल भी है और तो भी नहीं चल रही, तो उसे अपन बोलेंगे संतुलन की स्थिति। क्या बोलेंगे बच्चों, संतुलन की स्थिति। तो एक चीज आप समझ लो, क्या मैं आपको क्या समझा रहा हूं बच्चों, कि यदि वस्तु पर बाह्य बल है, यदि वस्तु पर बाह्य बल उपस्थित है, यदि वस्तु पर बाह्य बल उपस्थित है और वस्तु स्थिर है, तो इसे अपन बोलेंगे संतुलन की अवस्था। क्या बोलेंगे इसे, संतुलन की अवस्था। यदि किसी वस्तु पे बाह्य बल है और फिर भी वस्तु चल नहीं रही, तो उसे अपन बोलेंगे बैलेंसिंग कंडीशन, साम्यावस्था की स्थिति, इक्विलिब्रियम, जो भी अपन को बोलना है वो अपन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, और उस स्थिति में अपन को क्या होंगे, जितने भी फोर्सेज है, तो एक्स, उसमें अपन क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेज है उनके घटक ले लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में आने वाले सारे बलों का योग 0 जाएगा, वाई एक्सिस में आने वाले सारे बलों का फोर्स 0 जाएगा। और यदि मान लो वो 3D में है तो जेड एक्सिस भी ले लो, तो जेड एक्सिस में आने वाले सभी बलों का
योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यदि बाह्य बल यदि वस्तु संतुलन की अवस्था में। देखो बच्चों क्या बोलेंगे, सबसे पहले मैंने एक चीज बोला, इस क्वेश्चन में एनालिसिस कैसे करेंगे अपन, तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मान लो एग्जामिनर ने आपको इस प्रकार दे दिया कि एक वस्तु पे बहुत सारे बल देती है उसने, आपको मालूम है या फिर आपको मालूम चलेगा कि किसी वस्तु पे बहुत सारे बल है और उसके बाद भी वस्तु साम्यावस्था की स्थिति में है, तो इसका मतलब ये है कि इन सभी बलों का जो भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे आ रहे हैं घटक, इन सभी बलों का जो भी घटक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर है, उन सबका इंडिविजुअल यानी एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के सबके इंडिविजुअल बलों का योग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस चीज को भी मैं समझाते हुए फिर आगे अपन चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए बच्चों अब अपन बात कर लेते हैं कि मैंने भी जो लाइन बोली उस लाइन का मतलब क्या है। तो बच्चों जैसे मैंने ये यहाँ पे कोई ब्लॉक ले लिया और मैंने बोला कि इस ब्लॉक पे बल है, यहाँ पे F लग रहा है और ये इधर F लगने के बाद साम्यावस्था की स्थिति में है, यानी F लग गया और लगने के बाद भी ये क्या है, रुका हुआ है। अभी भी क्या है, ये रुका हुआ है। क्या क्वेश्चन में भी ऐसे दे दिया, मान लो बल दे दिया फिर भी बोला कि रुका हुआ है, वो साम्यावस्था की स्थिति में है या इक्विलिब्रियम में है, ठीक है बच्चों। तो उसमें क्या हो जाएगा, इस वाले केस में क्या हो जाएगा बच्चों, अपना दिमाग तुरंत घूमेगा और फिर ये चेक करेगा कि यदि ये एक्स एक्सिस है और ये रुका हुआ है, बल है, तो इसका मतलब इसी एक्सिस पे विपरीत दिशा में कोई दूसरा बल लग रहा है। ये अपने विवेक से पता लगा, कौन सा लग रहा है तो वो अपन को ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है वो घर्षण बल हो, तनाव हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो अपन को ढूंढना पड़ेगा। तो अपन ने ये आइडिया लगा ली ना, इतनी सी बात जो भी मैंने इतनी सारी बात बोली उसके लिए एक आइडिया लगाई। यदि बल लगने के बाद भी रुका हुआ है तो इसका मतलब ये बल कौन सी दिशा में है, एक्स एक्सिस में है, तो इसका मतलब इस पे इधर की एक्स एक्सिस के विपरीत दिशा में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। या फिर अपन क्या बोलते हैं कि इस पे भी एक ऐसा बल लगेगा, या तो विपरीत दिशा में पता लगा लिया, या फिर आप क्या बोलेंगे कि एक बल लग रहा है एक्स एक्सिस में है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब इस एक्सिस पे एक और बल होगा, ठीक है, एक और बल होगा या एक से अधिक बल होगा, जो भी बल होगा, और उन सबका बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। तो यानी F और एक जितने बल है उनको मैंने F' बोल दिया, ठीक है। वो 2 है, 3 है, 10 है, हो सकता है 10 मिलके एक का काम कर रहे हो। तो F और F' इन सबका योग कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से F' बराबर क्या देखा, माइनस है। ओ इसका मतलब इसके विपरीत दिशा में लगेगा। तो अब समझ में आ गए। कॉमन सेंस से भी अपन को मालूम है बच्चों, कॉमन सेंस जो होता है ना, कॉमन सेंस से देख के अपन को पता लगाना कि हकीकत में होता है, उसे अपन बोलते हैं कंस्ट्रेंट। उसे अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट, ठीक है बच्चों। तो जब भी यदि मैं क्वेश्चन करते समय ये बोलूं कि इसकी डायरेक्शन अपन कंस्ट्रेंट मेथड से निकाल लेंगे, किससे निकाल सकते हैं, कंस्ट्रेंट मेथड से। तो कंस्ट्रेंट मेथड कोई चीज नहीं है, कंस्ट्रेंट मेथड का मतलब अपने कॉमन सेंस से बात करना कि ये हकीकत में ऐसे जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो यानी ये बल इधर लग रहा है फिर भी रुका हुआ है, तो कोई यहां से खींच रहा है, ठीक है, तो इसको कंस्ट्रेंट मेथड बोलते हैं। तो ये आपने बात समझ में आ गई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मान लो यदि यही आपके पास ब्लॉक हो सेम, और ये जो बल है वो ऐसे लग रहा है, अब बल जो है वो ऐसे लग रहा है, यहाँ एंगल थीटा बनाते हुए ऐसे बल लग रहा है, और बल लगाने के बाद भी फिर भी बोल दिया कि ये रुका हुआ है, अब भी बोल दिया ये रुका हुआ है। तो अब पहले चेक करो कि ये बल जो है वो कौन सी दिशा में है। अब ये बल यदि आप थीटा ऐसे दे दिया तो इसका मतलब ये तो एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो पहले इस बल को एक्स एक्सिस में लाओ और वाई एक्सिस में लाओ, तो यहाँ पे कितना जाएगा ये बल एफ कोस थीटा, और इधर कितना जाएगा ये एफ साइन थीटा। ओहो समझ में आया बच्चों। इसका मतलब इस ब्लॉक पे 2 बल लग रहे हैं, एक तो एफ कोस थीटा इधर और एक एफ साइन थीटा इधर। रुका हुआ है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे भी एक दूसरा बल आएगा जो इसके विपरीत दिशा में है, और वाई एक्सिस पे भी एक दूसरा बल आएगा जो इसके विपरीत दिशा में इसको रोक रहा है। तो इसका मतलब इस पे 2 बल आएंगे, तो एक बल तो इधर आ जाएगा F1 बोल लो, और एक बल इधर आ जाएगा, उसे अपन बोलेंगे F2। ये इनकी दिशा मैंने ऐसे क्यों ली, कंस्ट्रेंट मेथड से। बच्चों समझ में आ गया। तो ये F1 F sin थीटा के बराबर हो जाएगा, F2 F cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब ये F1 F2 है क्या, यही तो पूरा खेल है ना। अब ये F1 F2 क्या है, ये ये नॉर्मल हो सकता है, ये टेंशन हो सकता है, ये फ्रिक्शन हो सकता है, और बहुत ये मतलब यही तो मैंने इसी के बारे में तो अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। तो अभी तो मैं बेसिक चीजें बता देता हूं, तो आपको समझ में आ गई है। चलो
अब मान लो रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, मान लो किसी वस्तु पे बल लगे, एक बहुत अधिक बल लगे और फिर वो चलने लगा, तो फिर वो चल किस दिशा में रहा है उसके तो अकॉर्डिंग अपन को फिर चेक करना होगा। जैसे मान लो अब ये पहली स्थिति समझ आ गई, दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति मैंने बोली बच्चों, ये ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, और ये इस पे बल लगा और ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो सबसे पहले अपन को जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो तो फिर वापस से कंस्ट्रेंट मेथड, फिर कॉमन सेंस लगाना है कि यदि मान लो ब्लॉक रखा है और ये अर्थ है, सरफेस है और बल इधर लग रहा है, तो ये चलेगा किधर, सतह के अलोंग चलेगा कि सतह के लंबवत चलेगा। तो कहां चलेगा, बल इधर लग रहा है तो फिर बल जिधर लग रहा है तो इधर ही चलेगा सतह पे। और यदि मान लो उसको हवा में चलाना होता तो फिर वो क्वेश्चन में देता, अपन को देता। तो ये कॉमन सेंस अपन को खुद को लगाना है क्वेश्चन की भाषा को समझ के। यदि मान लो चलेगा तो कहां, सतह पे ऐसे चलेगा ना, यदि हवा में चल रहा तो हवा में चलने के लिए फिर एग्जामिनर को अलग से अपन को बोलना पड़ता, नहीं बोला तो फिर अपना कॉमन सेंस इधर ही चलेगा। समझ आया बच्चों? तो फिर ये किधर चलेगा, इस दिशा में चलेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है कि? चलो दूसरी चीज देख लो, दूसरा कॉन्सेप्ट। मान लो ये अपने पास ऐसे है ब्लॉक और इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है। अब फोर्स ऐसे लग रहा है थीटा एंगल देते हुए, सतह से कितना एंगल, मतलब ऐसे कितना थीटा एंगल। तो यहाँ थीटा एंगल दे दिया तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। इसका मतलब इस पे एक्स एक्सिस पे बल दिया अपन को एफ कोस थीटा और एक अपन को वाई एक्सिस पे बल दिया है एफ साइन थीटा। अब बोल दिया ये चल रहा है, ये चल रहा है, यानी समझ में आया बच्चों? यानी अपन को एफ ऐसे देके थीटा दे दिया और बोला ये चल रहा है। अब चल रहा है तो अब अपन को ये वापिस से डिस्कस करना पड़ेगा कि ये चल किधर रहा है, इधर चलेगा उधर चलेगा, फिर कॉमन सेंस। यदि वो ऊपर चलता तो फिर वो देता अपन को, ऊपर चलता ना रॉकेट जैसे लगाया दिवाली, अभी भी दिवाली अरे बच्चों तो ऊपर जाएगा है ना, तो ये जब तो वो रॉकेट बोल देता, अब ये चलेगा तो ब्लॉक तो इधर ही। तो इसका मतलब ये जो एफ साइन थीटा है, मतलब चलेगा किधर, इस दिशा में, तो एफ कोस थीटा जिम्मेदार होगा। तो इस एफ पूरा एफ जिम्मेदार नहीं होगा। अब इस एफ का एक थोड़ा सा अंश जिसे बोलते हैं एफ कोस थीटा, वो रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे चलाने के लिए। फिर आप बोलो गुरुजी फिर इसका क्या काम रहा, एफ साइन थीटा। ये जो एफ साइन थीटा है इसका काम क्या रहा, इसका काम है इसको जमीन पे बनाए रखने के लिए। किससे बैलेंस, किससे करेंगे? अब देखो मान लो यदि ये एफ साइन थीटा है, मान लो यदि ये एफ साइन थीटा है और कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही रख देते अपन। जैसे मान लो ऐसे समझो आप, ये बिल्कुल हवा में है, किसमें है, हवा में है और ऐसे फोर्स लग रहा है, हवा में ऐसे फोर्स लग रहा है और एंगल थीटा बनाते हैं। तो अब आप बता सकते हो ये चलेगा किधर, क्या ये इधर जाएगा, क्या ये इधर जाएगा? अब बताओ आप किधर जाएगा? तो कंस्ट्रेंट मेथड यानी कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस क्या होगा कि इसका कुछ अंश तो इसको ऐसे चलाएगा और इसका कुछ अंश इसको ऊपर चलाएगा। तो इधर ये वाला तो ऊपर चलाएगा, ये वाला इधर चलाएगा, तो ये चलेगा कैसे, ऐसे चलेगा, तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। समझ में आया बच्चों? तो ये ऐसे चलेगा, ये ना ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा जब ये हवा की बात हो। लेकिन जब जमीन पे रखा हुआ है तो फिर क्या होगा, जब ये जमीन पे रखा हुआ है तो फिर तो ये ऐसे ही जाएगा। फिर इसको बैलेंस करने के लिए कौन आया नीचे, mg, यानी इसको mg ने बैलेंस कर दिया। यानी यदि ये केवल एफ साइन थीटा दिखाते आप तो फिर एक बल हो गया और कोई दूसरा वाई एक्सिस में और कोई दूसरा बल दिखाया नहीं आपने, तो फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना। तो उसको रोकने के लिए नीचे वाई एक्स के विपरीत दिशा में क्या दिखा दिया आपने, mg, यानी mg ने इसको रोक दिया। तो y का तो बैलेंस हो गया, तो y तो कहीं नहीं जाएगा, y तो रुका रहेगा। लेकिन f कोस थीटा इसको कहाँ लेके जाएगा, इधर लेके जाएगा। आगे गहरे मेरे बच्चों ये बेसिक सी बात है, ये आपके क्वेश्चन में काम आने वाली बात है, तो ये आपको समझ में आने चाहिए। नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ दो, अभी साइंस लेना छोड़ दो बच्चों, है ना, इतनी सी बात है। चलो अब मेरी दूसरी बात सुनो बच्चों, आप क्या है कि अब मान लो ऐसे बोल दिया आपको, पहला केस, दूसरा केस, हवा वाला केस समझ में आ गया ना। चलो अब तीसरा केस देखो। मान लो बच्चों आपके पास ये ब्लॉक है, इस पे इधर बल लग रहा है 15 न्यूटन, इधर बल लग रहा है 10 न्यूटन, बस और कुछ नहीं लगाया। तो देखो 15 और 10 किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस में लग रहा है। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। तो एक्स एक्सिस में लग रहा है तो फिर चेक करो क्या ये दोनों बराबर है क्या, मतलब इनकी दिशा क्या है, तो इनकी दिशा विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में है तो फिर चेक करो क्या बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है। बराबर होते तो ये रुका होता, साम्यावस्था की स्थिति होता, तो ये बराबर नहीं है। तो अब बराबर नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अच्छा बराबर है। फिर ये चेक करो कि कौन सा वाला बल ज्यादा है, तो 15 न्यूटन वाला बल ज्यादा है मैग्नीट्यूड में,
तो इसका मतलब ये इन दोनों का, अब देखो ये एक सदिश राशि ये हो गई, एक सदिश राशि हो गई, तो इनका रिजल्टेंट निकलेगा। क्या निकलेगा? इनका रिजल्टेंट यानी परिणामी। तो दो सदिश राशि जो विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी क्या होता है? तो उनका परिणामी क्या होगा बच्चों? परिणामी उस दिशा में आएगा जिस दिशा में मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो 15 और 10 का रिजल्टेंट, तो परिणामी, याद रखना मैं बोल क्या रहा हूं, तो रिजल्टेंट बोल रहा हूं यानी परिणामी बल, परिणामी बल। तो परिणामी बल कितना जाएगा बच्चों इनका? 5 न्यूटन। किस दिशा में? इस दिशा में। तो अब मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलता हूं बच्चों, यदि मान लो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के अपन को पता लग गया कि परिणामी बल आ गया, परिणामी बल आ गया, परिणामी बल नहीं आया, परिणामी बल 0, तो इसका मतलब साम्यावस्था की स्थिति में किसी भी वस्तु पे लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल यदि 0 है तो वो साम्यावस्था की स्थिति में होगी। और साम्यावस्था की स्थिति में होते ही तो फिर अपन को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस घटक बना लो। एक्स एक्सिस में जितने बल है उन सबका बीजगणितीय योग 0, वाई एक्सिस में जितने बल है उन सबका बीजगणितीय योग 0, जेड एक्सिस में जितने बल है उन सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 हो जाएगा। लेकिन यदि मान लो वस्तु पे परिणामी बल 0 नहीं है, तो परिणामी बल 0 नहीं है तो फिर वस्तु साम्यावस्था की स्थिति में नहीं होगी, फिर वस्तु उसी दिशा में चलेगी जिस दिशा में उसका परिणामी बल है, जिस दिशा में उसका परिणामी बल है। तो अब ये 15 इधर 10 ही है, तो ये वस्तु कहां चलेगी? इस दिशा में। क्यों? क्योंकि इसके परिणामी बल की दिशा यहां आएगी। कितने से चलेगी? कितना न्यूटन लगेगा उस पर चलने, जो चल रहा है उस पर बल कितना लग रहा है? तो 5 न्यूटन लग रहा है। ना 15 लगेगा ना 10 लगेगा, कितना लगेगा? 5 न्यूटन। तो कहां बात आ गई? पूरी वेक्टर की बात आ गई। किसकी बात आ गई? वेक्टर की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटू, समझ में आ गया? चलो अब न्यूटन का तृतीय नियम पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 9, 10, 11, 12 कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद न्यूटन का थर्ड नियम आएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर ग्रीनिंग पुलिस प्रॉब्लम करेंगे, फिर उसके बाद अपन इसको समाप्त करेंगे। अब आज के लिए पूरा टॉपिक नहीं, टॉपिक तो अभी बहुत बड़ा है बच्चों ये, है ना। चलो चलिए बच्चों, अब अपन बात करेंगे किसकी? क्वेश्चंस की बातें करेंगे। और चलो क्वेश्चन से पहले बलों के प्रकारों देख लेते हैं एक बार, है ना। बलों के प्रकार, तो बच्चों बलों के प्रकार को मैंने 2 भागों में बांटा। एक तो मैंने बांटा संपर्क बल, जिसे अपन पढ़ेंगे एनएलएम में, इन्हीं से मेन काम अपना ना। और एक अपन बांटेंगे असंपर्क बल यानी कांटेक्ट फोर्स, इसे तो अपन बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स, इसे अपन बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो बच्चों नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है बच्चों। और विद्युत स्थिति बल या विद्युत चुम्बकीय बल। बच्चों विद्युत चुम्बकीय बल यही आपका पूरा 12th का सिलेबस है। पूरा 12th आप यही पढ़ोगे, विद्युत चुम्बकीय बल। पहले आप विद्युत के बल के बारे में बता देंगे, फिर आपको चुम्बकीय बल के बारे में बता देंगे, फिर आपको इन दोनों के बारे में बता देंगे। तो ये विद्युत चुम्बकीय बल पूरा 12th के में आप पढ़ोगे। फिर उसके बाद नाभिकीय बल में आप प्रबल बल और दुर्बल बल, प्रबल बल है ना, और दुर्बल बल, ठीक है बच्चों। स्ट्रॉन्ग बल और वीक फोर्स, तो ये सब किसमें है बच्चों? नाभिकीय बल में, मतलब नाभिकीय बल। ये नहीं है तो इसको छोड़ो, आप नाभिकीय बल समझोगे, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स, तो इस प्रकार ये क्या होता है? असंपर्क बल होते हैं, यानी ऐसे बल जिनको लगने के लिए संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, वो दूर रह के भी अपने आप में खींच लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण, जैसे बच्चों इस चौक को मैंने छोड़ा, तो जैसे मैंने छोड़ा तो ऐसे तो नहीं धरती माता ने हाथ लेके इसको खींचा, ऐसा नहीं है ना, आ गए ना, अपन को दिखा नहीं कुछ भी कि क्या हुआ इसके बीच में, ऑटोमेटिक खींच लिया उसने। तो ये असंपर्क बल हो गए, यानी जो इनविजिबल टू अस, हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे अपन बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की श्रेणी में बोलते हैं। और जो भी असंपर्क बल होते हैं इन्हें अपन बोलते हैं असंरक्षी बल। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉरी, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलेंगे इन्हें अपन? कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक ये भी अपने बात समझ में आ गई बच्चों, क्या कि जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं उन्हें अपन संरक्षी बल बोलते हैं, यानी कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। तो कोई आपसे बोले कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये चारों ही क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब बात करेंगे संपर्क बल, ऐसे बल जिनको लगने के लिए संपर्कों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कौन कौन से? जैसे टेंशन हो गया, टेंशन मतलब अपने वाले टेंशन नहीं, इसे अपन बोलेंगे
तनाव, क्या बोलेंगे, तनाव। टेंशन स्ट्रिंग में आता है ना, टेंशन कहाँ आएगा, स्ट्रिंग में, यानी रस्सी में, रस्सी से पकड़ के यानी स्ट्रिंग से पकड़ के जब अपन किसी को खींचेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने मान लो किसी को, एक गेंडे को रस्सी से बांध के खींच रहा हूँ, तो खींच रहा हूँ ना, अब उस पर जो बल लगा रहा हूँ वो कैसा है, संपर्क बल है, यानी उसको, अब ये संपर्क बल किसके द्वारा लगा रहा हूँ, रस्सी के द्वारा। तो एक चीज याद रखना कि संपर्क बल होता है, जो संपर्क बल लगाते हैं वो किसी माध्यम के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे यदि मैं तनाव की बात कर रहा हूँ, तो तनाव कैसा होता है, टेंशन कैसा फोर्स होता है, टेंशन होता है संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स होता है। तो कौन सा माध्यम होगा जो इसको लगाने की सहायता करेगा, रस्सी, तो रस्सी पे टेंशन आ जाएगा है, ठीक है बच्चों। स्प्रिंग में तो जो भी है वो सब। दूसरा जो अपन बात करेंगे वो करेंगे अपन अभिलंब की, है ना, अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब यानी इसे अपन बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, क्या बोलेंगे इसे अपन, नॉर्मल। तो नॉर्मल भी जो होता है वो कैसा, अभिलंब जो होता है वो भी क्या होता है, फोर्स होता है, जो कैसा फोर्स होता है, संपर्क होता है, दो वस्तुओं के बीच में लगता है जब संपर्क हो रहा है। ये कैसा लगेगा, क्यों लगेगा, अभी इनको अपन एक एक करके इन्हीं को पढ़ेंगे अपन, एनएलएम में यही पढ़ेंगे बस, ठीक है। और एक एक चीज अभी हम डिस्कस करते चलेंगे या पढ़ते चलेंगे। और तीसरा जो होगा वो कैसा होगा, घर्षण बल। कैसा बल होगा बच्चों, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो एनएलएम में अपन मुख्यतः किसकी बात करेंगे, इनकी, ये एनएलएम है आपको, ये क्या है, एनएलएम, बस, ठीक है बच्चों। तो बलों के प्रकार को दो भागों में बांटा, संपर्क, असंपर्क बल। इसकी पीएचडी नहीं करनी मुझे, इसकी कोटि कितनी होगी, क्या होगा, पूरी डिटेल में ये बोर्ड नहीं है बच्चों, अपना फाउंडेशन लेवल का है, तो इसको आप समझ रहे हो, बस बेसिक सी बात है ना। इसे अपन कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं, इसे अपन नॉन कंजर्वेटिव भी फोर्स, इसे नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से, जो संपर्क होते हैं। कंजर्वेटिव कैसे, जो असंपर्क होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट यानी कंजर्वेटिव, कॉन्टैक्ट यानी नॉन कंजर्वेटिव। तो समझ में आ गया बच्चों। अब ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, पूरा प्राण निकल जाएंगे जब मैं इसकी बात करूंगा। अभी तो मैं बात किसी कर रहा हूं, इसकी, तो मैं इससे छेड़ ही नहीं रहा। जब मैं बात करूंगा इसकी तो फिर छेड़ना पड़ेगा मुझे, संरक्षी, असंरक्षी बल, ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो अभी आप घबराओ मत, मैं आपको डरपा नहीं रहा बच्चों। अभी तो अपन इसके साथ खेलेंगे, ये क्या चीज है, इनका पोस्टमार्टम करेंगे। जब अपन इनको भी पढ़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, फिर क्वेश्चंस और मल्टीपल क्वेश्चंस बनते जाएंगे। बच्चों फिजिक्स में यदि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मान लो आपने 20 क्वेश्चन करे, उस 20 में से स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे और उसमें मान लो 20 क्वेश्चन है, उस 20 क्वेश्चन में से यदि आपके मान लो बच्चों 8 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, ठीक है बच्चों। मान लो आपसे 5 से 10 दिशा में जा रहे हैं, 5 से 10 के बीच में बन रहे हैं, तो भी आप सही दिशा में जा रहे हो, आपकी स्टडी में कोई लॉसेस नहीं है। आप ये मत समझो कि हम टॉपर नहीं कर पाएंगे, टॉप नहीं कर पाएंगे, 20 में से 20 ही बनने चाहिए तभी टॉप कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपसे 5 से 10 क्वेश्चन इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो जो आगे के जो क्वेश्चन होंगे 20 के 20 कब बनेंगे, जब आप इंटरलिंक कर लोगे एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से, दूसरे तीसरे से, तब जाके आप सारे क्वेश्चंस करने में एलिजिबल हो गए। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होंगे जो सारे कर लेते हैं, तो वो सारे बच्चे जो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि या तो वो बच्चा भगवान का मतलब अलग से ही है, भगवान ने उसको बनाया इस उद्देश्य से है कि बेटा तू जा और जाके कुछ नया कर, या तो वो, या फिर हो सकता है वो बच्चा पहले से ही उसने तैयारी की हो, पहले से उस टॉपिक को पढ़ रखा है, उससे रिगार्डिंग वाले टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है उस बच्चे ने पहले से वो क्वेश्चन कर रखे हो, टिप टाप के देख के कर रखे हो। तो मैंने कई भी चांसेस हो सकते हैं किसी प्रकार के, लेकिन वो जो बच्चे जिनसे 5 से 10 बन रहे हैं, वो बच्चे उन बच्चों को देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करे, इतना मेरा निवेदन है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब देखो बच्चों, तो ये हो गए संपर्क बल के बारे में, ये हो गए असंपर्क बल वाले में, असंपर्क बलों के बारे में अपन को बात करना। संपर्क बल तो एक एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो बात कर लेंगे अभिलंब क्या होता है। सबसे पहले अपन बात कर लेंगे अभिलंब। अभिलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं इसको पूरा नाम, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया। जैसे अपन नॉर्मल, अच्छा बच्चों बुकों में आर से दिखाते हैं, मैं इसको एन से दिखा देता हूँ। एन न्यूटन नहीं है, एन मतलब नॉर्मल, ठीक है। जो क्या अभिलंब क्या होता है, बल होता है,
कैसा बल होता है? संपर्क बल होता है। सबसे पहले चीज क्या होता है? ये संपर्क बल होता है। दूसरी चीज दो सतहों के संपर्क होने पर ही लगता है। ठीक है, दो सतहों के संपर्क होने पर ही लगता है इस प्रकार की किस प्रकार लगता है? दो सतहों के संपर्क होने पर लगता है इस प्रकार की ये दोनों सतहों को संपीड़न करता है। दोनों सतहों को संपीड़न करने की कोशिश करता है। देखो बच्चों, क्या है नॉर्मल, क्या है संपर्क बल है। कैसा? अब संपर्क बल है, दो सतहों के संपर्क होने पर लगेगा। दो सतह जब संपर्क होगी तो अब ये चाहता क्या है? मतलब नॉर्मल क्या चाहता है? नॉर्मल ये चाहता है कि जो संपर्क हुए है वो दोनों वस्तुओं को क्या करूं? आपस में संपीड़न करूं, यानी कंप्रेस करूं, उनको दबाऊं। समझ बच्चों? तो जहां जहां दबेगा वो उसकी दिशा हो जाएगी। तो अब देखो, दो सतह इस प्रकार की, ये दोनों सतहों को संपीड़न करेगा। तो इसका मतलब ये जो अभिलंब होगा, यानी नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल दोनों ही सतहों पर आएगा। दोनों ही सतहों पर लगेगा। बस पहली चीज तो ये समझ में आ गया। आगे समझ में क्या समझ में आ गई कि संपर्क बल होता है। संपर्क बल है तो अब ये किस प्रकार लगता है कि दोनों सतहों को क्या करने की कोशिश करेगा? ये संपीड़न करने की कोशिश करेगा। अब दोनों सतह को संपीड़न करेगा, इसका मतलब ये दोनों सतह पे ही लगेगा। भाई दोनों सतह चिपक रही है, आपस में संपीड़न हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो दोनों ही सतह कंप्रेस होगी, तो इसका मतलब नॉर्मल दोनों ही सतह पे लगेगा। और इसकी जो दिशा होगी, ये किधर होगी? दिशा जो होगी वो किधर होगी? संपीड़न की दिशा में। संपीड़न की दिशा में सतह के लंबवत। संपीड़न की दिशा में सतह के लंबवत इसकी दिशा होती है। चलो चेक कर लेते हैं पहली चीज, फॉर एग्जांपल। तो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल, ये मैंने लिए सतह कौन सी? धरती माता। ये कौन सी सतह ली मैंने? धरती माता। और एक मैंने लिया ब्लॉक। ये क्या लिया मैंने? ब्लॉक। ये मैंने ब्लॉक लिया। ठीक है बच्चों, ये मैंने ब्लॉक लिया। मुझे बताओ, ब्लॉक और धरती माता दो अलग अलग वस्तु है? बिल्कुल अलग अलग वस्तु है। दोनों को मैंने कांटेक्ट में लिया? बिल्कुल लिया। जैसे कांटेक्ट में लिया, अभिलंब को आह्वान करेंगे। अभिलंब आओगे क्या? बिल्कुल आएगा। अभिलंब क्या बोलेगा? अब कैसे आएगा अभिलंब? तो अभिलंब दोनों पे ही आएगा। और दोनों पे किस प्रकार आएगा कि ये जो ब्लॉक है ये धरती माता को दबाएगा। तो धरती माता को किधर दबाएगा? नीचे की तरफ। भाई संपीड़न करेगा ना, नीचे की तरफ करेगा। तो इसका मतलब धरती पे जो लगेगा लगेगा वो इधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये नॉर्मल जो है वो किस पे लगा है? धरती पे। किसकी वजह से? ब्लॉक की वजह से। समझ बच्चों? तो धरती पे लगा, धरती पे अभिलंब ब्लॉक की वजह से नीचे लगेगा। अच्छा, फिर उसके बाद बताओ, धरती क्या ब्लॉक को नहीं दबाएगी? अच्छा, धरती जब ब्लॉक को दबाएगी किधर दबाएगी? ऊपर की तरफ। यानी इसमें जो कंप्रेस होगा ब्लॉक में वो ऊपर यूं होगा, तो इसका मतलब इस पे किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे। तो ये नॉर्मल किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे। किसकी वजह से? धरती माता की वजह से। समझ में? और दोनों कैसे होंगे? और इनकी जो होंगी वो क्या होंगी? सतह के लंबवत, यानी परपेंडिकुलर। जिस सतह पे ये संपर्क हो रहा है उसके लंबवत। तो एक चीज याद रखना है आपको, जब भी ये तो बेसिक सी बात है और आप जानते हो। क्या नहीं जानते आप कि क्वेश्चन जो आईआईटी वाला पूछेगा वो मैथमेटिकली पूछेगा, मैथमेटिकली अप्रोच से पूछेगा। वो आपको देखो, जब आपको वो सतह पे संपर्क करवाएगा ना, तो वो आपको सतह ऐसे दे देगा, प्लेन सतह नहीं देगा। वो आपको थोड़ा वक्राकार दे देगा या इलिप्स दे देगा। तो उसमें क्या होगा कि वो जो सतह है उसका आपको नॉर्मल निकालना होगा, मतलब उसका परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। क्योंकि ये समझ में आया ना आपको बात? ये वही बात है बच्चों, ये जो आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में नॉर्मल कैसे निकालते हैं? अभिलंब बनाते हो ना आप, आपतित किरण परावर्तित अभिलंब। तो एक तो आप अभिलंब बनाते हो किस पे? प्लेन के लिए, मतलब दर्पण के लिए। एक अभिलंब आप बनाओ किसके लिए? कॉनकेव दर्पण, गोलीय दर्पण के लिए। तो वो अभिलंब सब वो ये सिखेल होगा। तो आप घुमा ले इसको। तो पहला केस एग्जाम्पल समझ आ गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अभिलंब कैसे बनाना है। मान लो मैंने ले लिया इस प्रकार,
अब मैंने सतह जो है वो ऐसे ले ली, न्यू नत्तल ले लिया थीटा एंगल से इंक्लाइंड, ठीक है, और इस पे ब्लॉक रख दिया, ये मैंने ब्लॉक रख दिया, ये मैंने ब्लॉक रख दिया। अब मुझे बताओ ये तो क्या है, ब्लॉक हो गया, इसका नाम दे दिया ए, और ये सतह है इसका नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है बच्चों। अब दो सतह है मतलब दो वस्तु है, दोनों वस्तु अलग अलग है, बिल्कुल है, नॉर्मल लगेगा, लगेगा ऑब्वियसली बात लगेगा, नॉर्मल लगेगा ना दो अलग अलग सतहों पर। चलो अब मुझे बताओ कि जो सतह ये है, ये ब्लॉक इसको किधर दबाएगा। अब पहले इसका परपेंडिकुलर खींचो, पहले तो इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर, क्यों सतह देखो ये कहां होता है, इसकी जो दिशा होगी वो संपीड़न की दिशा में सतह के लंबवत जो कांटेक्ट होगा ना, सतह के लंबवत बोल लो या फिर मैं इसको बोलूं कांटेक्ट के लंबवत, चलो सतह के लंबवत बोलो, तो सतह क्या हो गई, ये वाली सतह हो गई जो इस पे है ना, तो इसके लंबवत यानी ये मैंने लंबवत बना लिया, पहले तो मैंने ये लंबवत बना लिया, ये लो पहले तो मैंने ये लंबवत बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब बात करो, अब बच्चों ये जो ब्लॉक ए है ये बी को किधर दबाएगा, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब इस बी पे, यहाँ ये जो बी पे है, तो ये नॉर्मल जो बना वो कौन सा बना, बी पे ए की वजह से। तो यदि आपसे कोई एफबीडी जब आप बनाते हो, एफबीडी में क्या क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फोर्स को लेने में। एफबीडी क्या होता है बच्चों, एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे लगने वाले सभी बलों को उनकी दिशा के रूप में व्यक्त कर देना, वो उसका एफबीडी कहलाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, है ना बच्चों, मुक्त रेखा चित्र, किसी वस्तु का मुक्त रेखा, यानी वो एक वस्तु का होता है। जैसे अब मान लो मुझसे आप एफबीडी बनवाए, वो किसका, ये नत्तल का, तो नत्तल पे कौन सा कंसिडर, अब नत्तल पे कौन सा बल लग रहा है, नत्तल पे ये भी तो लग रहा है, नत्तल पे अभिलंब लग रहा है, नत्तल पे किसके से, ए की वजह से। लेकिन मान लो वो मुझसे वो बनवाए मुझसे ए का एफबीडी, ए का एफबीडी बनाएगा तो फिर ए पे कौन सा अभिलंब लग रहा है। तो अब बताओ जब ए बी को दबा रहा है नीचे की तरफ, तो बी ए को भी तो दबाएगा ऊपर की तरफ, दबाएगा ना। अब क्या बच्चे बोलेंगे सर हम सर इसका मतलब हम धरती को दबाते, धरती हमको तो दबाती है, हमको तो फील होता ही नहीं है दबाने वाला, हो जाएगा ऊपर हल्का सा होके देख, अपना आप पता लग जाएगा, समझाए बच्चों। तो ये दबाएगा इसको ऊपर की तरफ, तो अब बोलो ये इधर लगेगा इस दिशा में, इस दिशा में कौन सा बल लगेगा, अभिलंब लगेगा किस पे, ए पे, किसकी वजह से, बी की वजह से। आगे गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया। तो ये अभिलंब की बात है, अभी मैं अभिलंब की ही बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत है। चलो ये दूसरा एग्जाम्पल होगा। तीसरा एग्जाम्पल लेना चाहो तो तीसरा एग्जाम्पल ले लो, कौन सा ले लो, ये ले लो, आँख का ब्लॉक, ये ये लो, ठीक है बच्चों, ये तीसरा एग्जाम्पल ले लो। मुझे इसका अभिलंब निकालना, ये ब्लॉक ए ले लो, ये ब्लॉक बी ले लो, जितने भी अभिलंब इन सब पे लग रहा है वो चेक करो। तो कांटेक्ट जो संपर्क है वो देख लो, एक संपर्क ये रहा, एक संपर्क ये रहा, एक संपर्क ये रहा, कितने संपर्क हो गए, तीन संपर्क हो गए, ठीक है बच्चों। तो अब तीनों के अभिलंब बना लो, तो इसका अभिलंब ये रहा, इसका अभिलंब ये रहा, इसका अभिलंब मतलब इनका परपेंडिकुलर खींच लो, सतह हो गया, तो प्लेन है तो ऐसे ही परपेंडिकुलर बोलो। इधर ये ए धरती, ये धरती माता मान लो, ये क्या मान लो, धरती माता, तो ए धरती माता को दबाएगा, बिल्कुल दबाएगा। तो एन किसको दबाएगा, एन किस पे लगा, धरती पे, किसकी वजह से, ए की वजह से। अच्छा धरती ए को दबाएगी, बिल्कुल दबाएगी, किधर लगाएगी, इसी दिशा में ना, ऊपर की तरफ, तो ये एन ए धरती की वजह से, है ना, समझ में आएगा बच्चों। ऐसे बोलो बी धरती को दबाएगा, बिल्कुल दबाएगा इधर तरफ, तो एन धरती बी। अच्छा धरती बी को दबाएगी ऊपर की तरफ, इसी दिशा में सेम ऊपर की तरफ, तो ये हो गया एन बी धरती की। उसके बाद इधर देखो ए बी को इधर दबाएगा, तो ये हो गया, ये कौन सा बल हो गया, एन बी पे, यानी अभिलंब हो गया बी पे, किसकी वजह से, ए की वजह से। और बी ए को दबाएगा, बिल्कुल दबाएगा इस दिशा में, तो ये हो जाएगा अभिलंब किस पे, ए पे, किसकी वजह से, पी की वजह से। तो ये सारे अभिलंब का खेल हो गया, समझना है बच्चों। तो ये तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल लेना चाहो तो चौथा ले लो, और थोड़े बड़े बड़े करेंगे अभी अपन, चिंता मत करो मेरे प्यारे वालों को। ये लो ए बी सी अभिलंब बनाओ, ठीक है। अब अभिलंब, अब अच्छा ये भी याद रख लेना बच्चों, जो नॉर्मल दोनों ही सतह पर लगेंगे जिनका परिमाण समान होगा, जिनका परिमाण क्या होगा, परिमाण समान होगा। भाई दो नॉर्मल दोनों लग रहे हैं ना सतहों पे, भिन्न भिन्न सतहों पे लगेंगे, तो लेकिन जब लगेंगे तो वो देख लेना, दबाएंगे जो दोनों ना एक समान परिमाण से दबाएंगे। बच्चों अपन धरती माता को दबाते हैं, अपन से बड़ा जो गेंडा है वो भी धरती माता को दबा रहा है, अब धरती और उससे बड़ा और जो डबल गेंडा है वो भी धरती माता को दबा रहा है।
तो साथ में फिर धरती माता भी अपन को दबाएगी। अब मान लो उस बड़े से गेंडे को जो धरती माता दबाई उसके अकॉर्डिंग लगाई। मान लो उसने लगाया 150 न्यूटन, मतलब 150 किलो न्यूटन उसने फोर्स लगा दिया। 150 किलो का है वो, तो उस हिसाब से उसने तो दबाया धरती माता को 150 के हिसाब से, तो धरती माता ने उसको 150 के हिसाब से दबाया, तो वो बैलेंसिंग में हो गया। ठीक है, अब मान लो वही 150 से यदि धरती माता अपन को दबा देगी, तो फिर अपन ने तो 60, मान लो अपना वजन 60 किलो का है, तो अपन ने 60 किलो के हिसाब से दबाया। और धरती माता का वजन यदि अपन चेक, ऐसे अपन कॉमन सेंस लगा रहे ऐसे उठ पटांग, अपन ये चेक करें कि यार उसको तो यार 150 है, तो अपना भी मतलब धरती माता का 150 है, तो धरती माता 150, तो फिर अपन को तो फेंक देगी धरती माता, नहीं फेंक देना। क्यों? क्योंकि वो एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल मतलब उतने से ही दबाएगी जितने से आप दबा रहे हो, ये उसकी खूबसूरती है, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम है। यानी भगवान ने अपन से बड़े जो कंप्यूटर साइंस के जो इंजीनियर है वो तो भगवान है, समझे बच्चों। उन्होंने तो इस प्रकार का, भाई अपन ने रोबोट बना रहे हैं, उन्होंने तो अपन को ही बना दिया। सारे तार जो भी है सब, तो सारा सिस्टम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो नेचर भी एक तरह की कंप्यूटर इंजीनियर मान लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, डॉक्टर सब है। कौन? नेचर। तो धरती पे जो नेचर से होता है वो कैसा होता है? एडजस्टेबल होता है। अब एडजस्टेबल मतलब ये जो नॉर्मल होता है ना, ये नॉर्मल ही क्या करेगा? एडजस्टेबल होता है, यानी जितने से दबाओगे उतने से ही मिलेगा। ठीक है, अब इन वाले क्वेश्चनों में क्या होगा? NAB NBA, भाई ये तो धरती, ये तो नेचर की फोर्स नहीं है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें आपको एक मालूम चल जाएगा तो दूसरा आप निकाल लोगे। तो वो एक मालूम चल जाएगा का मतलब वो आपको देगा क्वेश्चन में, एग्जामिनर आपको देगा। तो ये क्वेश्चन अब देखो आपको खुद को समझ में आ रहा है ना, पढ़ते समय आप खुद बना लोगे कि क्वेश्चन पूछेगा तो किस प्रकार पूछेगा, अच्छा ये पूछेगा तो पहले उसको ये देगा, तब जाके अपन उस हिसाब से करेंगे। तो ये बात ऐसे होती है। चलो, तो एडजस्टेबल होता है, नॉर्मल जो होता है वो एडजस्टेबल होता है, जितने से दबाओगे उतने से ही वो देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन भी एडजस्टेबल होता है, टेंशन भी एडजस्टेबल फोर्स होता है। चलो बच्चों अब बोलो ए जो होगा, मतलब नॉर्मल निकालना है मुझे, तो सी पे नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, किसकी वजह से? ए की वजह से। ए ऊपर दबाएगा तो ए को भी दबाएगा कौन? सी, तो नीचे की तरफ, तो ऐसे लग गया। तो ये किस पे लगा है? ए पे, तो एन ए ड्यू टू सी। फिर बोलो ए पे और को लगेगा, अच्छा बी भी ए को दबाएगा बिल्कुल, तो एन ए बी, है ना। और बोलो धरती भी ए को दबाएगी, बिल्कुल दबाई, धरती ए को दबाएगी ना, किधर तरफ? ऊपर की तरफ, तो ये एन ए धरती। तो ऐसे आपको एडजस्टेबल करना है, समझ आया बच्चों। चलो अब इसमें थोड़ी सी अपन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नॉर्मल की बड़ी बड़ी वाली बातें, बड़ी बड़ी वाली बातें इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इस चीज को, जेई पूछता है इस बारे में, तो देखना। इसको लिख लो बच्चों अच्छे से। मेरे तन डोले मेरा मन डोले मेरा पिया का घरों, तन मन जो भी डोले बेटा वो फिजिक्स के लिए डुलाओ, है ना बच्चों। चलो अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा, ये कौन सा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एग्जांपल लो नॉर्मल के बारे में। पांचवा कौन सा ले लिया बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। जैसे मैंने ले लिया बच्चों ये ऐसे, ये दीवार ले लिए, धरती ले ली, और एक लैडर सपोर्ट कर दिया। लैडर मतलब सड्डी, एक सड्डी लगा दी, ये सड्डी लगा दी। ठीक है, अच्छा अब मुझे लगाना है इसका नॉर्मल निकालना है, इसका अभिलंब निकालना है। कांटेक्ट ना भाई, इस सतह पे ये दीवार है, ये धरती है, और इस पे सपोर्ट है किसका? सड्डी का। तो अब मुझे इनका नॉर्मल निकालना है। कांटेक्ट हो रहा है, अब कांटेक्ट कहाँ हो रहा है? एक तो कांटेक्ट यहाँ हो रहा है और एक कांटेक्ट यहाँ हो रहा है। अब लेकिन सवाल उठता है ये कि इन वाले जो एग्जाम्पल है, इन वाले एग्जाम्पल में तो सतह का खेल था, सतह 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 सतह, इनमें तो सतह थी, दोनों की सतह। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है? इस सिड्डी का तो पॉइंट है, इस सिड्डी का तो क्या है? सिड्डी का तो बिंदु है ना। और ये जो धरती है, इस धरती की सतह है, यानी धरती की सतह पे सिड्डी का बिंदु। और इस वाले केस में क्या था? बी की सतह ए की सतह चिपक रही है, समझाया बच्चों, तो सतह के लंबवत। इस वाले केस में सिड्डी का बिंदु धरती की सतह। तो अब इसमें अपन को लंबवत खींचना है, तो मुझे क्या खींचना है? लंबवत खींचना है। तो लंबवत खींचने के लिए अब क्या करेंगे अपन? जो सतह आपको दे रखी है, चाहे वो सिड्डी की सतह हो, चाहे वो धरती का बिंदु हो, चाहे वो धरती का बिंदु हो या सिड्डी, यानी दोनों जो कांटेक्ट होगा, उन दोनों कांटेक्ट में जिसकी सतह आपको मालूम है
उसके परपेंडिकुलर आपको अभिलंब खींचना है बस। तो अपन को किसकी सतह मालूम है इसमें, धरती की सतह मालूम है, तो धरती के परपेंडिकुलर क्या होगा ये, तो इसका नॉर्मल इधर होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो नॉर्मल है वो जो नॉर्मल है वो नॉर्मल ऐसे खींचा मैंने। अब मैं आपसे बोलूं बताओ धरती पे जो नॉर्मल लगेगा धरती पे वो किधर लगेगा, तो धरती पे जो नॉर्मल है वो किधर लगेगा, इस दिशा में। ये धरती पे लगा किसकी वजह से, सिड्डी की वजह से। अच्छा धरती जो सिड्डी पे लगाएगी वो कैसे लगाएगी, तो इस दिशा में। तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल, और नॉर्मल किस पे, सिड्डी पर, सिड्डी पे नॉर्मल किसकी वजह से, धरती की वजह से। सुना है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। अब कई बच्चे क्या करेंगे इसमें कभी कभी कि वो इधर ले लेते हैं, अच्छा ऐसे, तो वो यूं ले लेंगे, तो ऐसे यूं और यूं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीजें आपको मैंने जो समझा रहा हूं ना उस चीज को समझते चलना आप, ठीक है। ऐसे नहीं लेना है आपको, यूं ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं लेना है, समझ में बच्चों। तो सिड्डी का बिंदु धरती सतह, तो जो दो वस्तु है उसमें से जिसकी सतह आपको मालूम है, दोनों के मालूम है तो वेल एंड गुड, दोनों कभी अलग अलग नहीं होगी, नहीं तो वो कांटेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक की सतह एक का बिंदु, या दोनों की सतह या जो भी है, जो जिसकी सतह है उसके लंबवत लेना है। अब इधर देखो, इस वाले केस में बोलो किसकी सतह है आपको, दीवार की सतह। ये दीवार है और ये सिड्डी का बिंदु है, तो बोलो दीवार की सतह मालूम है ना, तो इस दीवार का लंबवत किधर होगा, ये ऐसे। तो अब बताओ, अब मुझे किस पे निकालना है, सिड्डी पे। सिड्डी पे अभिलंब निकालना है, किसकी वजह से, दीवार। तो दीवार सिड्डी को चिपकाएगी, तो किस तरफ से, इधर की तरफ से बीचेगी, तो ये ऐसे। तो इसका नॉर्मल ये हो जाएगा, नॉर्मल और सिड्डी ड्यू टू दीवार। सुना है बच्चों। चलो अब दूसरा छठा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम ऐसे ही ले लेता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं इसको घुमा दूंगा, है ना। ये ऐसे ले लेते हैं ना, ये लो, ये सिड्डी ले ली। अब सिड्डी ऐसे ली, ठीक है। तो अब इस वाले में बताओ, इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो देखो बोलो किसका हो रहा है पॉइंट, मतलब किसकी सतह है, इसमें सतह किसकी है, धरती की। तो धरती की सतह है तो इसका विलंब क्या होगा, ये ऐसे। तो ये नॉर्मल खींच गया, ये नॉर्मल ये किसका नॉर्मल है, सिड्डी का। किसके कारण आया, धरती के कारण, ठीक है बच्चों, समझ आया। चलो इधर बताओ, अब इसमें सतह किधर है, अब इसमें जो है, अब ये तो है दीवार का तो पॉइंट, दीवार का तो क्या है, ये पॉइंट है, ओहो। और ये जो सतह है वो किसकी है, सिड्डी की सतह, सिड्डी की सतह है। अरे हाँ गुरुजी, तो अब इसका जो नॉर्मल खींचेगा वो नॉर्मल किसके, सिड्डी की सतह के परपेंडिकुलर। तो सिड्डी की जो सतह है उसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, समझ में बच्चों। सिड्डी की सतह का परपेंडिकुलर ऐसे, ये 90 और ये 90। अब ये वाला मत बना लेना, ऐसे बना लो, ये ऐसे गलत हो जाता है, बस यही तो खेल होता है सारा, समझे बच्चों। तो अब इसका विलंब जो होगा वो अभिलंब किधर होगा। अब मैंने यदि ये एन इधर बनाया, तो इधर एन बनाने का मतलब ये क्या है कि इसको मिटा दो, ये एन का मतलब किसका है, सिड्डी का अभिलंब, किसके कारण, इस पॉइंट के कारण। समझ में बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। चलो और देखो 7वां एग्जाम्पल, ये गोला ले लो, दुशुम। अब कहानी का आनंद देखो। अब बच्चों इस पे देखो, इस पे ये है दीवार का कोना, है ना, और ये है गोले की सतह, मतलब गोले की सतह का एक पॉइंट। यहाँ पे गोले की सतह का एक पॉइंट है, ये दीवार का कोना है। तो अब यहाँ पे दोनों ही बिंदु है, आप तो ये समझो यहाँ पे क्या है, दोनों ही बिंदु है। तो इस वाले केस में क्या हो गए, जो सतह का जो कांटेक्ट है वो दोनों बिंदुओं का कांटेक्ट है, दोनों बिंदुओं का कांटेक्ट। तो दोनों बिंदुओं के कांटेक्ट में आपको क्या याद रखना है, दोनों जब बिंदुओं के कांटेक्ट होंगे तो उसमें जो अभिलंब खींचेगा उसकी जो दिशा होगी वो दिशा किधर होगी, वो दिशा दोनों बिंदुओं के कांटेक्ट में जो दिशा होगी वो दिशा कौन सी होगी, जो उसके केंद्र से होके गुजरे, वो लाइन जो उसके केंद्र से होके गुजरे। तो बच्चों देखो यहाँ पे अब केंद्र ही होगा, तो ये वाला बिंदु ये केंद्र को मिलाएंगे अपन, मिला दी, ठीक है बच्चों। तो अब बोलो मुझे इस दीवार के कोने की वजह से इस बॉल पे, ये बॉल मान लो, इस बॉल पे जो अभिलंब लगेगा वो किधर लगेगा, वो अभिलंब इधर लगेगा। ये है, ये किसकी वजह से, इस वाली दीवार की वजह से। तो दीवार ए मान लो,
दीवार बी मान लो और ये बॉल मान लो, तो क्रिकेट की बॉल मान लो, तो सी से डिनोट कर लो। तो अभिलंब किस पे, सी पे, किसकी वजह से, ए की वजह से। समझा है बच्चों। फिर उसके बाद इसको इनको मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा, तो इस पे ऐसे, तो ये क्या है नॉर्मल किस पे, सी पे, किसकी वजह से, बी वाले कोने की वजह से। अब आप बोलो गुरुजी अपन इसी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन से क्वेश्चन इंटरेस्टेड ही इसी पे होगा, जो वस्तु वो देगा उसी पे वो इंटरेस्ट रखेगा। मान लो ए उसको इंटरेस्ट इस दीवार के कोने से है, तो इस दीवार के कोने से इंटरेस्ट रख लो यहाँ पे इधर लगेगा, अभिलंब किस पे लगेगा, ए पे, किसकी वजह से, क्रिकेट बॉल की वजह से। सुना है बच्चों। तो जो भी है ये आपको समझना इस प्रकार है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8वां। हाँ, मिटाल दे, उधर से मिटाल के फिर लेते हैं अच्छा वाला। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों आपको, है ना, समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक करना जरूर, अच्छे से कमेंट भी करना, है ना बच्चों, क्योंकि ताकत बढ़ती है इससे। देखो मेरे लाडलो 8वां सिस्टम है ना, और कैसा ले लेते हैं, दो के बीच में फंसा देते हैं, चलो, है ना, बॉल को दो सतहों के बीच में फंसा देते हैं। चलो एक सतह मैंने ये ले ली, एक सतह मैंने ये ले ली, और इनके बीच में मैंने बॉल फंसा दी, ये मैंने बॉल फंसा दी। ठीक है, सबसे टफ बन सकता है तो ये, अब ये लो, अब टफ तो नहीं है, बेसिक्स वाली बात है। ठीक है, और मैंने इनकी कंडीशन भी दे दी कि ये दोनों सतह है जो ऐसे, ये एंगल मान लो θ1 और ये पूरा एंगल मान लो θ2। ठीक है, यानी इसको मैं इस वाली सतह का नाम दे दिया ए, इस वाली सतह का नाम दे दिया बी। तो ए जो है वो θ1 एंगल बना रही है, बी जो है θ2 बना रही है, और इन दोनों के बीच में एक बॉल फंसी रही है और बॉल रुकी हुई है। जो भी है वो तो क्वेश्चन बनाएंगे तब बात करें, मुझे इनके अभिलंब से खेलना है। तो अभिलंब से खेलना है तो बच्चों देखो मैंने ए वाली सतह बनाई, इसके ऊपर मैंने बॉल रखी, ये मैंने बॉल रखी। ठीक है बच्चों, तो ये सतह ए। अब मुझे बताओ इसका तो पॉइंट हो गया, और इस ए का क्या हो गया, सतह हो गई, तो ये ए की सतह आ गई। अब क्या आ गई, ये ए की सतह। अब मुझे बताओ इसका जो अभिलंब होगा वो अभिलंब क्या होगा। अब वो जो अभिलंब होगा, अब इस सतह के लंबवत, इस सतह के लंबवत, तो इस सतह के लंबवत क्या होगा, अब इस सतह के लंबवत तो ये होगा ऐसे, इस सतह के लंबवत। अब ये जो सतह है, इस सतह के जो लंबवत है, अब ये लंबवत गुजरेगा कहां से, तो ये जो सतह है, इस सतह के लंबवत जो होगा वो कहां से गुजरेगा, इसके केंद्र से गुजरेगा। ये तो सिंपल सी बात है, तो कॉमन सी बात है। यदि कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो फिर तो बहुत सीरियस वाली बात है बच्चों। मान लो मैंने कोई संपर्क कराई, मान लो मैंने ये एक लाइन खींची और यहाँ मैंने क्या खींचा, एक सर्किल खींचा। अब मुझे यहाँ पे नॉर्मल खींचना है, इस सतह पे क्या खींचना है, नॉर्मल। तो इस सतह पे जो नॉर्मल खींचेगा तो वो कहाँ से गुजरेगा बच्चों, इसके केंद्र से गुजरेगा, सिंपल सी बात है। तो ये इसके केंद्र से होकर गुजरेगा। अब मान लो मुझे इस बॉल पे अभिलंब बनाना है, बॉल पे अभिलंब बनाना है, किसकी वजह से, ए की वजह से। तो बॉल पे जो अभिलंब बनेगा ए की वजह से, वो किधर बनेगा, ऐसे। ये किससे बनेगा, बॉल पे, यानी बॉल क्या नाम दीजिए, सी। तो सी पे अभिलंब किसकी वजह से, ए की वजह से। ठीक है, ऐसे। अरे बात समझ में आ गई ना बच्चों। चलो अब इसका एंगल भी निकालना है, तो बोलो ये एंगल कितना था, θ1 था। तो बच्चों ये एंगल θ1 है, ये एंगल 90 हो गया। ठीक है, तो ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ1। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ1। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या? सही तो कर रहा हूँ ना मैं। 90 प्लस 90 माइनस θ1, हाँ 180 हो गया। तो ये θ1 है, तो ये 90 तो नहीं, 90 θ1। अब बच्चों ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में यहाँ खींच लूँ, खींच लिया। और ये सेम सतह है, ये 90 माइनस θ1 बना, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ1। यानी जो भी आपको यहाँ दिया होगा उसमें से क्या घटा लेना, θ1 घटा लेना। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो ये एनसीए की डायरेक्शन हो गई। अब उसकी बात करना है मुझे किसकी, ऊपर वाले बी पे भी तो है ये, तो बी की बात कर लेते हैं। अब बी की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, तो ये बी हो गया अपने पास, और अब ऐसे है। ठीक है बच्चों, तो इस पे जो नॉर्मल होगा वो ऐसे हो जाएगा, इस सतह पे ना खींचेंगे तो ये केंद्र से, और ये मैंने निकाला किसका, नॉर्मल किस पे, क्रिकेट बॉल पे, किसकी वजह से, बी सतह के।
और जो ये बी सतह है इसका एंगल जो है वो कितना है, θ2 बना रहा है। अच्छा ये 90 है तो ये ऐसे कर लो, डिशुम डिशुम, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिशुम, ये हो जाएगा θ2 90, तो ये जाएगा 90 माइनस θ2। ठीक है चो, ये 90 माइनस θ2 होगा, ये 90 माइनस θ2 हो जाएगा। तो अब मुझे बात करनी है इस वाले एंगल की, इसके, ये जो नॉर्मल है ना, तो ये θ2 है, तो मान लो मैं इससे, ये मैंने ये लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल ऐसे खींच दी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। देखो ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, तो ये 90 माइनस θ2 है, तो ये भी कितना जाएगा 90 माइनस θ2। तो एनसीबी ऐसे है, 90 माइनस θ2 एंगल बना रहा है। इसका मतलब बच्चों अब क्या करेंगे अपन, यदि मैं इस बॉल को ऐसे बाहर निकालूं, तो मैंने क्या कर लिया, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी ऐसे, और मैंने चेक किया कि यहाँ से ये तो लग रहा है NCA 90 माइनस θ1 पे, और यहाँ से कितना एंगल घुमा लूँ, जो भी होगा एंगल 90 माइनस θ2, ये लग रहा है क्या, NCB। देखो ठीक है बच्चों, तो ये बॉल से ऐसे अभिलंब निकाल लिया, इसका ये बन गया FBD। ये क्या बन गया इसका, फ्री बॉडी डायग्राम, जो अपना नया टॉपिक होगा। तो ये समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? तो पूरी फुल PhD मैंने अभिलंब पे करा दी, क्यों? क्योंकि अभिलंब पे कई बच्चों को डाउट रहता है, इस वजह से मैंने ये अभिलंब पे इतना खोल के इसको बताया। ठीक है बच्चों, नहीं मैं वो भाषा लिखा के काम हो जाता अपना। चलो अब बात करेंगे किसकी बच्चों, टेंशन की। दूसरा जो टॉपिक है टेंशन, तो सर आई थिंक क्लियर, नॉर्मल आप कर लोगे बच्चों, मैथमेटिक्स है। अब इस मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है और आपसे नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब आपकी फिजिक्स कमजोर थोड़ी है, इसका मतलब आपकी मैथ कमजोर है। समझ है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसको फिजिक्स को आप थोड़ा प्रेशराइज मत करो, फिजिक्स को आप इंजॉय से पढ़ो। तो मतलब ये है, फिजिक्स को ज्यादा आप टफ लेके पढ़ोगे तो वो प्राण निकाल देंगे। इसको कैसे पढ़ो आप, आनंद के साथ। ठीक है, अब सर ये आनंद कहाँ मिलेगा? ये आनंद बच्चों आपको मैथेजिक्स गुरु के चैनल पे मिलेगा, तो आप वहां आओ और खूब आनंद लो। तो चलिए बच्चों, अब अपन बात कर रहे थे, दूसरा पोस्टमार्टम करते हैं किसका, तनाव का। किसका करते हैं बच्चों, तनाव। इसे अपन बोलेंगे टेंशन। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, टी से। किससे करेंगे, टी से। क्या होता है, ये बल होता है। कैसा बल होता है, संपर्क बल होता है। कैसा बल होता है, मैं लाड़ लो, ये संपर्क बल होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, संपर्क बल होता है, लगेगा कहाँ, दो सतहों के संपर्क में। और दो सतहों के संपर्क में किससे, रस्सी से। और ठीक है, रस्सी स्प्रिंग ले लो, रस्सी सतह ले लो, जो भी आपको लेना है। तो रस्सी, तो मान लो एक रस्सी मैंने बना ली और एक मैंने स्प्रिंग बना ली। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, इनके दोनों के किनारे होते हैं, ये आपके किनारे हो गए, ये किनारे हो गए, ये किनारे हो गए। ठीक है, अब इन्हीं से तो वस्तु अटैच होगी। तो जैसे वस्तु मैंने अटैच करी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने वस्तु अटैच करी, कर दी अटैच। और ऐसे यहाँ पे भी वस्तु अटैच हो सकती है, यहाँ पे भी वस्तु अटैच हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अटैच जब तक किया कोई दिक्कत नहीं, खूब अटैच करो, भर भर के अटैच करो, उसको रस्सी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रस्सी की नेचुरल लेंथ सेम है, अभी नेचुरल लेंथ, और इस स्प्रिंग की भी नेचुरल लेंथ सेम है। नेचुरल लेंथ बोलने का मतलब बच्चों, इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है जो बनी हुई है वो सेम। ऐसे कैसे? अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आई जब मैं इसको तो मैंने रोक दिया, इसको तो मैंने रोक दिया, फिक्स कर दिया, इस वाले एंड को तो मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे खींच रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ। खींचने का मतलब बल लगा रहा हूँ। जैसे ही मैं बल लगाऊंगा इधर तो फील नहीं आएगी, इधर फील आएगी। देखो जैसे मैं बल लगाऊंगा तो स्प्रिंग अब चौड़ी होने लगेगी, इधर से फिक्स है ये, तो ये चौड़ी होने लगेगी। तो जब ये खींचेगी तो इसका मतलब इस जो स्प्रिंग होगी इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी टू अचीव इट्स नेचुरल लेंथ। तो टेंशन जो फोर्स होगा, तनाव जो होगा, संपर्क बल होता है, और इसकी दिशा जो होती है वो दिशा किधर होगी, इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा अपनी नेचुरल लेंथ को अचीव करने की दिशा में होगी। यानी हमेशा ये किधर होगा, जो इसकी जो नेचुरल लेंथ होगी ना, नेचुरल लेंथ किधर है, अब ये नेचुरल लेंथ की अचीव कब होगा, जब इधर लगेगा। तो टेंशन किधर लगेगा, इस दिशा में। तो टेंशन किधर लगेगा, इस दिशा में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, ये जो है इसके अचीवमेंट, इसकी जो टेंडेंसी होगी वो तो इधर हो गए, इधर इधर की तरफ से तो इधर होगी। लेकिन इस वाले किनारे से पूछो इसका क्या जाएगा, इसके पूछो ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा,
यदि इस ये वाला है तो इसको अचीव करेगा, अचीव करने लग गया, वेरी गुड, अच्छी बात है, करो, अचीव करो, करो करो। फिर ये क्या बोलेगा, ये अब इधर वाले कोने को क्या लगेगा, इधर वाले कोने को लगेगा कि मेरी जो दिशा है वो कंप्रेस हो रही है, तो फिर क्या करेगा, इसको, इसकी टेंडेंसी होगी इसकी नेचुरल लेंथ को अचीव करने के लिए, तो इधर फोर्स लगाएगा। तो ये किधर फोर्स लगाएगा, इधर। तो विपरीत दिशा में लगते हैं तो टेंशन क्या हो गई, तो टेंशन हमेशा याद रखना कि जिस माध्यम से सतह अटैच है, जिस माध्यम से सतह अटैच है, उस माध्यम में जो टेंशन होता है, उस माध्यम में जो टेंशन होता है वो संपर्क के विपरीत दिशा में होता है। बस संपर्क के क्या होता है, विपरीत। तो इधर से संपर्क हो रहा है तो इधर लगेगा, इधर से संपर्क हो रहा है तो इधर लगेगा, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड में होंगे, जैसे सेम मैग्नीट्यूड में होंगे, जिसकी वजह से इन पे नेट क्या हो जाएगा, नेट जीरो। अब नेट का मतलब परिणामी, परिणामी टेंशन जीरो क्या बोला मैंने, यदि परिणामी तनाव कुछ आ गया, जीरो नहीं आया, मतलब जीरो नहीं आया, परिणामी तनाव जीरो नहीं आया, तो फिर रस्सी के अंदर क्या हो जाएगा, रस्सी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, जो रस्सी जिस अणुओं से मिलकर बनी है, उन अणुओं में बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी बच्चों। बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी तो फिर वो रस्सी नेचुरल कर रही है, वो रस्सी नेचुरल है कहाँ है बच्चों। जैसे मैं हूँ, अब मैं नेचुरल हूँ, मान लो लेकिन मेरे नाक कट जाए, मान लो गलती से नाक कट जाए, तो मैं नेचुरल रहूंगा क्या, नहीं रहूंगा ना, तो अब नॉर्मल की तरह बिहेवियर करूंगा ना। तो इसी प्रकार बच्चों इसका परिणामी तनाव भी यदि इसके अंदर डेवलप कर दिया तुमने, इसके अंदर परिणामी तनाव डेवलप कर दिया, तो फिर क्या नेचुरल रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो इसके लिए बच्चों टेंशन जो होना चाहिए वो इस प्रकार लगना चाहिए कि परिणामी तनाव तो क्या रहे, जीरो रहे। तो ये आपकी कहानी है सिस्टम में, ठीक है बच्चों। और अच्छा, कभी कभी परिणामी तनाव आ जाता है, मान लो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि इधर से फोर्स ज्यादा लगेगा और इधर से भी फोर्स ज्यादा लगेगा, इधर विपरीत दिशा, मान लो उधर खींचा, इधर खींचा, जोर से खींचा। जैसे मान लो ये मेरी रस्सी, मान लो कोई इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है, ठीक है। अब फिजिक्स जिसने पढ़ी है वो क्या बोलेगा, भाई इधर से खींच रहा है, मैं तो बोलूंगा, मैं तो चिल्लाने लग जाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, मेरे प्राण निकलने लग जाएंगे। लेकिन जो सामने वाला यदि मान लो फिजिक्स का है तो वो क्या बोला, चिल्ला क्यों रहा है, तेरा रिजल्टेंट तो जीरो है, चिल्ला क्यों रहा है, तेरा परिणामी तो जीरो है ना। अरे परिणामी तो जीरो है, लेकिन मेरे अंदर के मॉलिक्यूल्स तो करने लग जाएंगे भाई, क्यों, क्योंकि तुमने मेरा रिजल्टेंट ला दिया, अंदर रिजल्टेंट आ गया, समझ आया, अंदर रिजल्टेंट डेवलप हो रहा है ना, अंदर तो इधर से ज्यादा खींच रहा है, ये ज्यादा। अच्छा मान लो दोनों बराबर से खींचे, तब भी क्या होगा, अंदर तो रिजल्टेंट बनेगा, मॉलिक्यूल्स तो धीरे 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 खींचते चले जाएंगे। तो एक समय आता है जब टूट जाता है, एक समय आता है जब क्या हो जाता है, इनके बीच में ये टूट जाता है, ठीक है बच्चों। तो वो समय के साथ बात की बात होती है, लेकिन अभी तो अपन हाल फिलहाल तो क्या मानेंगे, ये मानेंगे। तो क्या मानेंगे कि संपर्क की तनाव की जो दिशा होती है, तनाव की दिशा कैसे होगी, तनाव की दिशा इस प्रकार होगी कि उसका रिजल्टेंट क्या हो, जीरो हो, और जिस सतह से वो टच हो रहे हैं उसके विपरीत दिशा में लगेगी। बस कहानी खत्म, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा अब मुझे बताओ, अब एक चीज समझाओ कि सर ठीक है आपने ऐसा बोला, तो ये सतह टच ऐसे हो रही है, मान लो इसमें फोर्स ऐसे लग रहा है, अब बताओ अब टेंशन किधर लगेगा, अब क्या टेंशन इधर लगेगा क्या, बिल्कुल टेंशन तो वही लगेगा, सेम टेंशन तो सेम ऐसे ही लगेगा। अब टेंशन ऐसे नहीं लगेगा, क्या आप सोचो टेंशन ऐसे लगेगा, टेंशन तो इस प्रकार लगेगा, जैसे ही फोर्स इधर आया तो टेंशन तो यहीं लगेगा और इधर लगेगा, ठीक है। तो जहां सतह होती है उसी में विपरीत दिशा में लगेंगे टेंशन। तो समझ में आ गया ना बात, चलो। तो ये हो गया तनाव की बात, टेंशन की बात, ठीक है बच्चों। टेंशन में और कुछ नहीं कराना। अच्छा इनका आपसे पूछे अभिलंब का मात्रक क्या होगा, तो अभिलंब का मात्रक न्यूटन होता है, तनाव का मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन ही होगा। तो इनमें कोई फेरबदल नहीं करनी है। फिर बाद में बात करेंगे अपन घर्षण की, तो घर्षण की अभी स्टॉप करते हैं, अभी घर्षण की बात नहीं करेंगे, क्योंकि घर्षण की बात कर लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तभी मैं घर्षण को छोड़ता हूँ। अब अभिलंब तनाव सब आ गए, F बराबर M आ गया, mg के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है ही आपको। चलो ठीक है बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलो तो चलिए बच्चों अपन क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों। मैंने एक ब्लॉक लिया और इस ब्लॉक का वजन मैंने लिया बच्चों 10 किलो, कितना ले लिया, 10 किलो ले लिया, और इस पर फोर्स लगाया मैंने इस दिशा में 20 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का। तो अब ये चलेगा, तो बताओ इसका त्वरण कितना होगा, चलेगा तो इसका त्वरण पूछा मैंने, क्या पूछा है, त्वरण। तो सिंपल सी बात है, F बराबर M अपन जानते हैं, ठीक है, F बराबर M भाई चलेगा ना ये,
तो 20 न्यूटन से ही तो चलेगा इस दिशा में। तो कंस्टेंट मेथड लगाएंगे तो बोलो किस दिशा में चलेगा, तो ए इस दिशा में जाएगा, जिस दिशा में चलेगा उसी दिशा में आ जाएगा। तो ए परिणामी त्वरण ये हो गया और इसका मास क्या है 10, तो 10 ए बराबर किसका जाएगा 20 के। तो एफ तो क्या है 20, एम कितना है 10, ए मुझे निकालना है, तो ए बराबर कितना जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में बच्चों एफबीडी बनाओ, एफबीडी नहीं बताया क्या मैंने, एफबीडी देखो, फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी क्या होता है, सिंपल सी बात है। एफबीडी क्या होगा कि जितने भी ब्लॉक है, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल ब्लॉक पे इंडिविजुअल ब्लॉक पर लगने वाले सभी बलों को, ठीक है, इंडिविजुअल ब्लॉक पर लगने वाले सभी बलों को एक्स एक्सिस, सभी बलों को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस व जेड एक्सिस, यदि जरूरत हो, जेड की मतलब यदि जरूरत हो ना, यदि जरूरत हो तो वाले सही बलों को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस व जेड एक्सिस पर प्रदर्शित करके बनाया गया रेखा चित्र, मुक्त वस्तु रेखा चित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, एफबीडी क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। इंडिविजुअल ब्लॉक पे जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जरूरत हो तो जेड एक्सिस पर प्रदर्शित करके बनाया गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, एफबीडी कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान से समझना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, अब इसमें से मान लो सभी बल में से एक भी बल आपने मिस कर दिया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान से समझना। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, वाई वी आर डूइंग दिस वे, है ना, अपन इस प्रकार क्यों करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या होता है कि इससे अपन इसकी सहायता से जो भी निकाय क्या होता है बच्चों, सिस्टम। निकाय क्या होता है, सिस्टम बोलते हैं, निकाय को क्या बोलते हैं, सिस्टम। यानी जितने ब्लॉक है इसकी सहायता से जो भी निकाय, और निकाय क्या होता है, निकाय कई प्रकार के ब्लॉकों से मिलकर बना होता है, या एक से अधिक वस्तुओं से मिलके, एक से अधिक वस्तु बोल लो, ब्लॉक बोल लो, कण बोल लो, जो भी आपको दे रखा है, ठीक है, एक से अधिक वस्तु, ब्लॉक या कण से मिलकर बना निकाय कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो निकाय क्या होगा, तो इसका उद्देश्य कहता है इसकी सहायता से जो भी निकाय दिया हुआ है उसके बारे में इजीली बताना, अब किस संदर्भ में बताना, अब क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो भौतिक राशि के बारे में बताना, कौन कौन सी, उसके बारे में इजीली बताना, क्या उसका त्वरण क्या है, उसका वेग क्या है, ठीक है, उस सिस्टम का, या फिर उस सिस्टम में जितने ब्लॉक है, सिस्टम में जितने भी ब्लॉक है उन सभी का त्वरण निकालना, उन सभी का वेग निकालना, उन सभी में टेंशन निकालना, उन सभी में अभिलंब निकालना। तो ये सब उद्देश्य होता है एफबीडी का। तो एफबीडी समझ आ गई। तो एफबीडी क्या होगा बच्चा, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, एक क्वेश्चन होगा, उसमें कई सारे ब्लॉक होंगे, वो जो कई सारे ब्लॉक से मिलकर उस पूरे को मैंने एक सिस्टम मान लिया, ठीक है। अब मुझे अलग अलग ब्लॉकों का एफबीडी बना लूंगा मैं। अब वो एफबीडी की सहायता से मैं क्या करूंगा बच्चों,
मैं उस एफबीडी के जितने भी एफबीडी है उन सबका त्वरण के बारे में बता सकता हूँ, वेग के बारे में बता सकता हूँ, तनाव के बारे में बता सकता हूँ, अभिलंब के बारे में बता सकता हूँ और पूरे सिस्टम के बारे में मैं बता सकता हूँ। अब बच्चों इसमें एक चीज आपको ये याद रखना है, यदि पता है इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज और याद रखना आपको, क्या कि यदि वो सिस्टम के बारे में पूछेगा, यदि वो सिस्टम का त्वरण सिस्टम का वेग पूछेगा तो उसको फिर सिस्टम में जितने ब्लॉक है उसके कुछ ब्लॉकों का त्वरण और कुछ ब्लॉकों का अभिलंब या तनाव दिया होगा, तब अपन सिस्टम का त्वरण या वेग निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार के बनते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या बनेंगे, यदि अपन को इस सिस्टम में जो भी कोई सिस्टम है उस सिस्टम में जो ब्लॉक है, यदि अपन को उस ब्लॉक के बारे में पूछा है, उस सिस्टम में आने वाले जितने ब्लॉक है उनके बारे में पूछा है, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो फिर वो सिस्टम का त्वरण और वेग आपको दे देगा, या तो त्वरण दे देगा या फिर वेग दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझा देता हूं, तो एक से अधिक वस्तुओं से मिलकर बना वो कहलाता है देखो मैंने 1 2 और 3 ये ले लिया बच्चों, है ना, ठीक है। अभी मैं बस सिंपल सा बता रहा हूँ, फिर मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझा दूंगा, तो ये मैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ। ये है बच्चों, ठीक है, 3 ब्लॉक है। अब ये जो 3, ये मैंने 2 kg का मान लिया, ये मैंने 3 kg का मान लिया और ये मैंने 5 kg का मान लिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है। अब ये जो 2 ब्लॉक है, अब ये पूरा जो मिलके बनेगा ये पूरा क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। और इस सिस्टम में कितने ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि इस पे बल लग रहा है, इस पे ये 2 kg पे बल लग रहा है, F बराबर कितना, मान लो 40 न्यूटन, कितना बल लग रहा है, 40 न्यूटन बल लग रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 3 kg के ब्लॉक पे अभिलंब ज्ञात करो, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, सिस्टम में जितने ब्लॉक है उसके बारे में पूछा है। तो जब सिस्टम में जितने ब्लॉक है उसके बारे में पूछा है, तो अब आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको सिस्टम का त्वरण मालूम होना चाहिए, तो सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सिस्टम के ब्लॉक पे कमेंट पूछा है तो फिर सिस्टम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब कैसे मालूम करेंगे, तो देखो बच्चों सिस्टम के बारे में मालूम करेंगे तो ये चीज कैसे चेक करेंगे अपन इस वाले क्वेश्चन में, ये तो पता लग गया ना कि मुझे 3 kg के ब्लॉक पे अभिलंब निकालने से पहले मुझे सिस्टम के बारे में कुछ एक नॉलेज मालूम होनी चाहिए। तो देखो चेक करें, बोलो इस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान कितना है, तो सिस्टम की बात कर रहा हूं ना मैं, तो सिस्टम का द्रव्यमान, सिस्टम किससे मिलके बना हुआ है, तीनों ब्लॉकों से, तो तीनों ब्लॉकों का टोटल मास कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 10, तो 10 kg, 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 kg हो गए। तो ये पूरे सिस्टम का द्रव्यमान हो गया 10 kg। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, वाह वाह मजा आ गए। और इस पूरे सिस्टम पे जो इस पूरे सिस्टम पर जो बल लग रहा है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये बल तो 2 kg पे लग रहा है, 40 न्यूटन, ऐसी वो बात नहीं है बच्चों, जैसे मैं हूं मेरे पीछे और बांध दो एक पे लाद दो, तो बच्चों पूरा जो सिस्टम बना है उस पर भी तो वही लगेगा सेम। तो सिस्टम पर जो बल है वो कितना लग रहा है, 40 न्यूटन। तो इसका मतलब इस सिस्टम का त्वरण जो होगा, सिस्टम का बल 40, सिस्टम का द्रव्यमान 10, तो सिस्टम का त्वरण मैंने ए ले लिया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इस सिस्टम का त्वरण कितना हो गया 4। सिस्टम का त्वरण 4 हो गया तो हर एक ब्लॉक का भी त्वरण कितना होगा 4 होगा। पूरा सिस्टम यदि 4 से जा रहा है, यानी पूरा सिस्टम 4 से जाने का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया परिणामी त्वरण। सिस्टम का त्वरण का मतलब परिणामी त्वरण, और परिणामी तो अब देखो 2 kg का इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल से मतलब नहीं है, परिणामी क्या होना चाहिए उसका 4 होना चाहिए। और दिशा क्या होगी इसकी दिशा इस दिशा में होगी इधर, यानी पूरा सिस्टम ए बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा। तो देखो अपन ने क्या, ये जो क्वेश्चन देते हैं अपन ने क्या प्रेस लगाई, अच्छा 3 kg का मुझे नॉर्मल निकालना है, यानी ब्लॉक का निकालना है, तो सिस्टम का त्वरण निकालना है। तो सिस्टम का त्वरण कितना आया 4, किस दिशा में, इस दिशा में। अब ये जो सिस्टम का त्वरण होगा ये इन ब्लॉकों के लिए क्या कहलाएगा, परिणामी त्वरण। जैसे अब इस 2 kg का ब्लॉक बनाऊंगा, 2 kg का FBD बनाऊंगा, ये जो 2 kg है इसका जब मैं FBD बनाऊंगा, FBD बनाने का मतलब ये है कि 2 kg पे कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो एक तो 40 न्यूटन लग रहा है इस दिशा में 2 kg पे लग रहा है, फिर इस 2 kg को 3 kg दबा रहा है ऐसे, तो 2 kg पे अभिलंब लगेगा, किसकी वजह से, 3 की वजह से, किस दिशा में, इस दिशा में ऐसे लगेगा अभिलंब लगेगा। ये तो हो गए हॉरिजॉन्टल फोर्स। और देखो ये तो एक्स एक्सिस की बात हो गई, वाई एक्सिस में भी लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है, धरती माता लगा रही है तो ये एन हो गया धरती माता की वजह से। फिर 2 kg को कौन दबा रहा है, मतलब mg,
भाई 2 kg पे एक, देखो ये तो गए सारे कौन से बल, संपर्क बल, ये तो बल हो गए संपर्क बल। इसमें एक बल भी है जिसे हम बोलते हैं असंपर्क बल, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण। अरे इस 2 kg को नीचे बना के रखना है धरती पे, mg लग रहा है तो वो mg भी दिखाना पड़ेगा। तो FBD जो होता है ना, इंडिविजुअल ब्लॉक पर लगने वाले सभी बल, सभी, चाहे वो संपर्क हो चाहे वो असंपर्क हो, चाहे वो संपर्क हो चाहे वो असंपर्क हो, सबको आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटू, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है क्या? तो इस प्रकार अपन को ये बना लेना है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, अब ये जो 2 kg पे जितने बल लग रहे हैं सबसे अपन बोल देंगे चाहे तुम कुछ भी करो, इसका परिणाम ही हमेशा a बराबर 2 इधर आना चाहिए। तो a बराबर 2 मतलब नहीं सॉरी a बराबर 4, तो 4 का मतलब ये तो त्वरण 4 हो गया और मास कितना है 2, तो 4 दूनी का 8, यानी परिणामी बल कितना लगेगा 8 न्यूटन इस दिशा में। तो 8 न्यूटन कब लगेगा, जब इन दोनों को मैनेज करो। ये 40 न्यूटन है और ये अभिलंब है, तो 40 में से कितना घटाऊंगा 32, तो एन कितना जाएगा 32। इसका मतलब 3 kg 2 kg को कितने से दबाया 32 से, तो 2 भी 3 को किससे दबाएगा 32 से, तो 3 kg पे अभिलंब कितना लग रहा है 32 न्यूटन, 2 की वजह से 32। समझ आ गया मैंने कैसे निकाला इस प्रकार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तभी भी समझा दूंगा, तो लेकिन अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखना था, FBD समझाना था, तो पहले FBD लिख ले। तो ये FBD थ्योरी लिख लो, FBD की एक तरह की ये थ्योरी है। तो FBD में यह है ना, यदि मुझे सिस्टम के ब्लॉकों के बारे में पूछा गया है तो सिस्टम का त्वरण निकालना पड़ेगा, सिस्टम के त्वरण के बारे में पूछा है तो ब्लॉक की इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, एक दूसरी इंफॉर्मेशन आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ऐसे अपन निकाल नहीं सकते विदाउट। तो ये बात समझ में आ गई। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए भी अपन यही समाप्त करते हैं, थोड़ा सा आज ऐसे ही है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में कब बनाता हूँ वो देखेंगे। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ओके, हैव ए गुड डे, बाय बाय।